our next topic is continuity on an interval. देखो 6.1 में जो हमने पढ़ा था ना, that was regarding the continuity at a point. हमने जो पहले किया था वो एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी को किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल. ठीक है, इंटरवल ओपन इंटरवल भी हो सकता है, इंटरवल क्लोज इंटरवल भी हो सकता है. Let us assume that fx is the function which is defined on these intervals. It may be an open interval, it may be a closed interval. Till now we have studied only the continuity of a function at a point. जितने भी क्वेश्चन थे 6.1 में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि at x equal to a, if function is continuous, तो क्या होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ लिमिट ऑफ fx as x goes to a is equal to fa. ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी. पर ये कब थी, जब हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं एट एनी पॉइंट ए. अब हमें जो डिस्कस करना है वो है कंटिन्यूटी इन इंटरवल. और एक इंटरवल जो होता है ना, उस इंटरवल में एक पॉइंट नहीं होता, उस इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. तो एक इंटरवल में जब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो उन बहुत सारे पॉइंट्स पर हम फंक्शन को कंटिन्यूअस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, वो हमें यहाँ सीखना है. तो जो बेसिक डेफिनेशन है, इफ एन ओपन इंटरवल इज गिवन टू अस, अगर हमें एक ओपन इंटरवल दिया गया, ओपन इंटरवल ए बी इज गिवन. ठीक है, ये इंटरवल आपको गिवन है. Then fx is continuous on AB if fx is continuous at each point of this interval. ये इसकी मेन डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है. मतलब ये है कि इंटरवल AB में जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. If the function is continuous at each and every point of the open interval AB, then we say that the function is continuous on AB. अब आती है बात ये each and every point के लिए फिर हम करेंगे कैसे. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना कि ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जब वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो. तो ये हर एक पॉइंट आएगा कैसे, ये मेन चीज है. ये हम कैसे पता करें कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं. ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एक रेंडमली सिलेक्टेड पॉइंट ले लेते हैं सी. एक पॉइंट हम अपनी मर्जी से लेकर चलते हैं, कोई भी पॉइंट हमने सी कंसीडर कर दिया. इट मे बी एनी पॉइंट इनसाइड द ओपन इंटरवल ए बी. और इस पॉइंट सी पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं. कंडीशंस वही हैं जैसे हमने 6.1 में किया था. हम चेक करेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x गोस टू c fc के इक्वल आता है या नहीं आता है. तो वी शैल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c. आफ्टर दैट हम लोग क्या इसको जनरलाइज कैसे करेंगे कि सिंस c इज अ रेंडमली सिलेक्टेड पॉइंट, c एक रेंडमली सिलेक्टेड नंबर है, हमने कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं उठाया था. तो उस वजह से अगर C पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये ए बी के बीच में हर नंबर पर कंटिन्यूअस हो जाएगा. मतलब एक पर्टिकुलर नंबर 2, 3, 4 या एक पर्टिकुलर वैल्यू लेने की बजाय हम उस फंक्शन को किस पर डिस्कस करेंगे, एक रेंडमली सिलेक्टेड पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे उसकी कंटिन्यूटी को. अगर रेंडमली सिलेक्टेड पॉइंट C पर फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाता है तो we can generalize it by saying that the function is continuous on every point of open interval AB. तो इस तरीके से ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूटी को लिखा जा सकता है. इसके बाद आती है बात क्लोज इंटरवल की. नाउ इफ वी आर हैविंग क्लोज इंटरवल, ठीक है, इफ क्लोज इंटरवल AB इज गिवन, देन fx इज कंटिन्यूअस. अब इसकी कंडीशंस हैं, fx इज कंटिन्यूअस ऑन AB इफ, अब ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए. इट इज कंटिन्यूअस ऑन राइट साइड ऑफ ए, ये ए के राइट साइड में कंटिन्यूअस है. दैट इज राइट हैंडेड लिमिट एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू ft. सेकेंड थिंग, it is continuous at every point
किसका? एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, जैसा कि अभी बताया था मैंने प्रीवियस उसमें। और थर्ड पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बी। लेफ्ट साइड ऑफ बी का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट एट x इक्वल टू बी शुड बी इक्वल टू एफ। लॉजिक क्या है कि जब आपने क्लोज इंटरवल ए बी लिया तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो जो क्लोज इंटरवल ए बी है ना, वो ए से लेकर बी तक जा रहा है, ये है क्लोज इंटरवल ए बी। तो जब भी हम क्लोज इंटरवल ए बी की बात करेंगे तो क्या होगा, हम ए के तो राइट मूव करेंगे, बी के साइड में मूव करेंगे, तब तो हम ए और बी के बीच में रहेंगे ना। तो सिंस वी वांट टू कीप आवरसेल्व्स ओनली एंड ओनली बिटवीन ए एंड बी, जिसमें ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, तो ए और बी के बीच में हमें रहना है, या ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो ए के राइट हैंड में लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, बी के लेफ्ट हैंड में लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और ए और बी के बीच में हर पॉइंट पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो पूरे क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस है। मतलब हमें तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्लोज इंटरवल का जो पहला पॉइंट है ए, उसके राइट हैंड में राइट हैंडेड लिमिट एफ के बराबर है, बीच के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस बने, और जो एंड पॉइंट है बी, उस बी के लेफ्ट हैंड वाली लिमिट यानी लेफ्ट हैंडेड लिमिट एफ बी के बराबर बने, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ऑल these definitions are given to you in your book, तो वहां से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। अब आती है बात कि डिसकंटिन्यूअस कब होगा, ये तो बात हुई कि कंटिन्यूअस कब होगा। अब कोई फंक्शन किसी भी ओपन इंटरवल या किसी क्लोज इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस कब कहलाएगा, अगर आप उस इंटरवल का कम से कम, अगर आप एक पॉइंट ऐसा सर्च कर लेते हो, इफ यू सर्च एटलीस्ट वन पॉइंट where the function is not continuous। ठीक है, आपको इंटरवल दिया ए टू बी, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज्ड है, आपने उस इंटरवल में, ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, आपने कम से कम एक पॉइंट अगर ऐसा सर्च कर लिया जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनता, तो यू विल से दैट द फंक्शन इज discontinuous on the open interval or the corresponding closed interval। तो वो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, हर पॉइंट पर होना चाहिए, एक भी पॉइंट तक हमने ऐसा सर्च कर लिया जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनता, एक भी पॉइंट अगर हम ऐसा ढूंढ पाते हैं तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि उस इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और ऐसे पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। अब जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही है, यू हैव टू सर्च फॉर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी। अगर कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट Sure, there are some important results regarding the continuous function। अपने अपने डोमेन पर, बल्कि कॉमन डोमेन पर। कॉमन डोमेन हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम फंक्शंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, देन वी आर इंटरेस्टेड ओनली एंड ओनली इन द कॉमन डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर f और g दो फंक्शन हैं जो अपने कॉमन डोमेन d में कंटिन्यूअस हैं, तो उस केस में f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा उसी डोमेन d पर। f माइनस जी लोगे या f इंटू जी लोगे या f अपॉन जी लोगे, all these functions will be continuous on their common domain D। तो ये सारे के सारे फंक्शंस भी कंटिन्यूअस ही होंगे, बस f बाय g के केस में हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि gx जीरो नहीं होना चाहिए। वो तो हर जगह रहेगा, जहां भी डिनोमिनेटर में कोई चीज चली गई तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, ये रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा रहेगी। तो जब भी हमें दो कंटिन्यूअस फंक्शन दिए, एक f दिया एक g दिया, और दोनों का कॉमन डोमेन है d, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो f कंटिन्यूअस g कंटिन्यूअस है, इसलिए f प्लस g भी कंटिन्यूअस है, f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा, f इंटू g भी कंटिन्यूअस होगा, f अपॉन g भी कंटिन्यूअस होगा। और एक और चीज आपकी बुक्स में मेंशन होगी बेटा, cf। cf का मतलब होता है कांस्टेंट
मल्टीपल किसका, पाई बाई टू का। ठीक है, पाई बाई टू का कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन एफ। तो अगर एफ फंक्शन का कोई कांस्टेंट मल्टीपल आप ले रहे हो सी एफ, तो वो सी एफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होगा उसी डोमेन पर। मतलब ये है कि अगर आप अलजेब्राइक ऑपरेशंस अप्लाई करते हो कंटिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट, उनके मल्टीपल्स, ये सब जो होते हैं दे ऑल आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दे आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिनको कि हम याद रखेंगे। सबसे पहली चीज है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है तो वो फंक्शन हमेशा कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इन चीजों को हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। फंक्शन कांस्टेंट है इसलिए कंटिन्यूअस है, फंक्शन ऐसा है इसलिए कंटिन्यूअस है। मतलब ये डेफिनेशंस है, तो कौन कौन से फंक्शंस को हमेशा कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखा जाता है, मैं उनकी लिस्टिंग करवा रही हूँ आपको। सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन, नंबर 2 आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, नंबर 3 मॉड्यूलस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है जब हम कहते हैं f(x) इज इक्वल टू x। मॉड्यूलस फंक्शन कौन सा होता है बेटा, देन वी से f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। नंबर 4 पर आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो ना, पॉलिनोमियल जैसे x² + 2x + 3। पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल करके फंक्शन बना दिया तो पॉलिनोमियल फंक्शन। आफ्टर दैट रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं, रेशनल फंक्शन वो होते हैं जहां ऊपर एक पॉलिनोमियल होता है, नीचे दूसरा पॉलिनोमियल होता है। दो पॉलिनोमियल्स की हेल्प से बनने वाले फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहा जाता है। फिर नंबर 6 पर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं हम, साइन एंड कोसाइन। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स एक्सेट्रा। इवन टेंजेंट एक्स भी होता है, लेकिन टेंजेंट एक्स सिर्फ अपने डोमेन में रहता है। नंबर 7 पर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होंगे, जहां पर आप पावर लेकर चल रहे हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, देन आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, देन पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, उसके बाद रेशनल फंक्शन भी आ गया, रेशनल के बाद कोसाइन और साइन फंक्शन हो गए। इनके बाद जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन आ गया आपका। मॉड्यूलस फंक्शन ये मैंने पहले लिख दिया था। और लास्ट में आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं, दे आर ऑफ द टाइप f(x) इक्वल टू a⁻x और e⁻x। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, मतलब नीचे बेस है और बेस के ऊपर कोई पावर है। बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशन होती है कि जो बेस है वो 1 ही होना चाहिए, बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी और बेस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जितने भी फंक्शंस हैं, all these functions are always continuous। ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं अपने अपने डोमेन्स में। मतलब इन फंक्शंस को देखकर आप डायरेक्टली पुट अप कर सकते हो that these functions are continuous functions। ठीक है, with this I come to the exercise 6.2। अब एक्सरसाइज 6.2 को देखते हैं, क्योंकि अब इन चीजों को हम अप्लाई करेंगे। ये नेम्स आपको याद रखने हैं बेटा, आप आइडेंटिफाई कर पाओ फंक्शंस को, उसके लिए आपको इनका पैटर्न पता होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम देखें ना तो टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स, ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं होता। इन सभी फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर्स में से कुछ कुछ कम करके आता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पर बताया था, टेंजेंट और सीकेंट के केस में उन नंबर्स को हटा देते हैं
जिन पर cos थीटा 0 होता है, यानी 2n + 1 पाई बाई 2 को रिमूव कर देते हैं। cot x और cosec x के केस में हम पाई के मल्टीपल्स को रिमूव करते हैं, तो ऑल रियल नंबर्स माइनस समथिंग करके आता है। तो ये फंक्शंस भी बेशक सभी रियल नंबर्स पर डिफाइन नहीं होते, लेकिन जो भी इनका डोमेन होता है दे ऑल आर कंटिन्यूअस, ये सारे भी कंटिन्यूअस होते हैं, इसमें कंटिन्यूअस होते हैं इन देयर स्पेसिफिक डोमेन्स। जो भी इनके डोमेन्स होंगे, जो भी इनके स्पेशल डोमेन्स होते हैं, अपने अपने स्पेशल डोमेन्स में ये भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। अब इन रिजल्ट्स को माइंड में रखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। जहां तक थ्योरम्स के प्रूफ की बात है, देयर इज नो नीड टू प्रूव दीज थ्योरम्स, क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि इस चैप्टर से सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन आता है, और वो एक सिंगल क्वेश्चन ऑब्वियसली थ्योरम नहीं होता है, तो थ्योरम्स के प्रूफ जनरली यहाँ से नहीं पूछे जाते। अगर अपने पास टाइम बचेगा ना बाद में, तो लास्ट में सेशन एंड के टाइम पर या जस्ट बिफोर एग्जाम हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल थ्योरम्स के प्रूफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। Now let us come to the question number 1 part number 2। Question 1 part 2 में आपको एक फंक्शन दिया, फंक्शन f(x) is k into x² plus 3x if x is less than 0, and this function is equal to cos 2x if x is greater than or equal to 0. The question is find the value of constant so that the given function is continuous। यहाँ एक कांस्टेंट आ रहा है और वो कांस्टेंट क्या है, के। आपको इस कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको ये गिवन है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस एट व्हाट, ये मेंशन नहीं है, सिर्फ ये मेंशन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब आती है बात सॉल्यूशन की, क्योंकि पॉइंट तो हमें कोई दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो जब पॉइंट नहीं दिया देन हाउ टू प्रोसीड। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, देखो फॉर x लेस देन 0 f(x) है k टाइम्स x² प्लस 3x विच इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया ना, तो x लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन f(x) पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल बनने का मतलब है ऑलवेज कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। किसके लिए, फॉर ऑल x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए हमेशा कंटिन्यूअस बनेगा। अगर मैं x मोर देन 0 की बात करूं, मैंने इक्वालिटी नहीं ली, मैंने सिर्फ मोर देन 0 लिया। इक्वल टू 0 क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि 0 पर तो ब्रांच बदल रही है, 0 पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने अभी 0 को कंसिडर नहीं किया। तो लेस देन 0 के लिए ये पॉलिनोमियल है, इसलिए हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। मोर देन 0 के केस में, मोर देन 0 के केस में f(x) है cos 2x, cos 2x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन होने का मतलब क्या है, अभी बताया था ना आपको। सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है। अब ये लेस देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, ये मोर देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब लेस देन 0 मोर देन 0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ एज फार एज 0 is concerned at x equal to 0, the function is changing its form। फंक्शन का फॉर्म चेंज हो रहा है 0 पर। कैसे चेंज हो रहा है, 0 से नीचे तो पॉलिनोमियल है, और 0 या 0 से ऊपर ये कोसाइन फंक्शन है। इट मींस we are इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन एग्जिस्ट। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट जो है अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 पर एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर एग्जिस्ट करेगा वो तो 0 पर ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब जो मेन बात यहाँ ध्यान देने की है, वो मेन बात क्या है कि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है,
ये तो आपको गिवन था ना, बट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस इज गिवन टू यू, द फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ऑल्सो, तो फिर तो वो 0 पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्योंकि वो 0 पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर चाहे आप लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंडेड लिमिट निकालो, दोनों इक्वल आएंगी। क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट की एग्जिस्टेंस तब होती है जब फंक्शन का लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट जो है वो इक्वल होता है। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंडेड लिमिट। अब आती है LHL की बात, तो LHL तो बनता है लिमिट x गोज टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए तो हम लेस देन 0 का ब्रांच यूज करेंगे, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या वैल्यू आई यहाँ से, ये आया लिमिट h गोज टू 0 k इंटू ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3h बन जाएगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि हम x को पुट करेंगे 0 माइनस h यानी कि माइनस h, और जब x जाएगा 0 पर तो h भी जाएगा 0 पर, तो x को हमने माइनस h पुट कर दिया, x को माइनस h पुट किया तो माइनस h का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस 3h। अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो h की वैल्यू तो यू आर गेटिंग 0, जबकि RHL देखें तो क्या है, RHL तो है लिमिट x गोज टू 0 प्लस, अब 0 प्लस के केस में हम लेकर चलेंगे cos 2x, cos 2x लेकर चलोगे तो लिमिट x गोज टू 0 प्लस का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, x को 0 प्लस h यानी h पुट कर देंगे। अब h 0 की तरफ जा रहा है तो cos 2h की वैल्यू तो 1 आनी चाहिए। अब देखो होना तो चाहिए था कि LHL इज इक्वल टू RHL, जबकि हुआ क्या, LHL की वैल्यू आई 0 और RHL की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दिस केस therefore in this case LHL is not equal to RHL for any value of k। ठीक है, तो k की किसी भी वैल्यू के लिए LHL और RHL तो इक्वल बनते ही नहीं है। इसका मतलब फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। ये आपका आंसर आ गया, तो के की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि के की वैल्यू निकालो जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूअस बने। अब हमने जहां पर चेंज हो रहा था सिर्फ उसी जगह चेक किया। आप देखेंगे मैंने ना लेस देन 0 पर चेक किया, ना मैंने मोर देन 0 पर चेक किया, मैंने सिर्फ 0 पर चेक किया। उसका कारण क्या था, क्योंकि लेस देन 0 पर पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कोई डाउट है ही नहीं। मोर देन 0 ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन फंक्शन था, वहां भी कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी क्योंकि कोसाइन फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। इसलिए अगर डाउट आना था, कोई प्रॉब्लम हो सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 पर हो सकती थी, और 0 पर हमने जब चेक किया तो LHL 0 आया, RHL 1 आया, दोनों बराबर बनते ही नहीं है। अब के आप कुछ भी पुट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आप के को कुछ भी रखो, k इंटू 0 तो 0 ही रहेगा ना। तो h को 0 रखने के कारण k मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आ गया, इसलिए LHL और RHL किसी भी कंडीशन में यहाँ बराबर नहीं बनेंगे, इसलिए ये फंक्शन k की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज lecture.